फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं या अपने ट्यूशन से घर लौट रहे हैं और आपने देखा कि पैर में कुछ सूजन आ रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं पूरे दिन खड़ा रहा या पूरे दिन बैठा रहा, इस वजह से ये सूजन आ गई और इसको इग्नोर कर रहे हैं और अगले दिन मालूम पड़ा कि वो सूजन थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, क्रैम्प्स भी आते हैं, थोड़ा दर्द भी होता है, तो हो सकता है कि आप ये छोटे छोटे सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है जिसका नाम है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, पैरों की नसों में क्लॉट बनना। तो दोस्तों, डीवीटी इंपॉर्टेंट क्यों है? डीवीटी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डीवीटी से कभी कभी एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है अगर आप इसके सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे हो। तो हो सकता है आप इसके सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे हो और जो पैर में क्लॉट बना हो वो क्लॉट ऊपर हार्ट में लंग्स में जाके बैठ जाए और उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी कि ये इतना सीरियस है कि अगर ये मान लीजिए 33% पेशेंट्स तो घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं अगर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि क्या फैक्टर है कि डीवीटी क्यों होता है, कारण क्या क्या, पॉसिबल कारण क्या क्या हो सकते हैं, डीवीटी को आखिर पहचाने कैसे, सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीवीटी को ट्रीट करने के एडवांस तरीके क्या क्या है या ओवरऑल तरीके क्या क्या है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। कोई भी दिमाग में प्रश्न आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं जयपुर से हूं। तो चलिए बिना टाइम खराब करे हम चालू करते हैं कि आखिर डीवीटी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ डीवीटी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, थाउजेंड्स कारण हो सकते हैं, पर चलिए एक कॉमन मिथ है कि अगर आपका खून गाढ़ा हो गया तो डीवीटी हो गया, बट ये एक बहुत प्रैक्टिकल कारण नहीं है। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है वो है लॉन्ग इमोबिलाइजेशन। यानी कि अगर आपको सपोज कोई बीमारी हो गई या किसी और कारण से आप लंबे टाइम तक बेड रिडन है या लंबे टाइम तक आप बैठे हैं, बहुत लंबे टाइम तक, तो जैसे कि काफ़ी बार पेशेंट को फ्रैक्चर, मतलब किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोई आईसीयू में लंबे टाइम तक एडमिट है, तो वो लंबे टाइम तक बेड रिडन होते हैं, तो उन लोगों को डीवीटी होने की संभावना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कारण क्या है कि भाई हार्मोनल जो मेडिसिन होती है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये एक बहुत कॉमन कारण है डीवीटी होने का, कि इससे डीवीटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तीसरा है कि ओबेसिटी। काफ़ी पेशेंट जो होते हैं काफ़ी ओबेस होते हैं, तो वो ओबेसिटी की वजह से भी उनकी जो वेन्स होती है वो दब रही होती है और दबने की वजह से उनका ब्लड ऊपर की प्रॉपर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वहाँ पे रुक के क्लॉट्स बना देता है और ये डीवीटी का एक बहुत कॉमन कारण हो सकता है। इसके बाद काफ़ी बार ऐसी सर्जरीज के बाद, लंबी सर्जरीज के बाद भी डीवीटी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। काफ़ी बार पेशेंट्स को लंबे टाइम तक इमोबिलाइजेशन रखने से और लंबी सर्जरीज के बाद डीवीटी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीवीटी को पहचाने कैसे। दोस्तों देखिए, तो अगर आपके पैर में अचानक एक पैर में सूजन आ गई, पैर सूज गया, बिल्कुल अपोजिट पैर के कंपेयर में डबल हो गया, पैर में दर्द भी है, क्रैम्पिंग भी है, हार्ड हो गया, स्टोनी हार्ड हो गया, तो इट इज ए मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि जिसमें डीवीटी आप बोलते हो गया। हाँ, ये जरूर बोलता हूं कि अगर सपोज कई बार क्या होता है कि अपने घुटने से नीचे की नस में अगर क्लॉट बना, तो सपोज इतना ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए पर पैर के निचले हिस्से में भी सूजन आती है, तो वो बिलो नी वाला डीवीटी हो सकता है। जिसमें थाई में भी सूजन आ गई तो वो हो सकता है कि थाई के लेवल पे जो वेन्स है उसमें क्लॉट बना हो या पेट के लेवल पे वेन्स है उसमें क्लॉट बना हो, उसकी वजह से डीवीटी होता है, तो वो पूरा एंटायर लिम्ब में सूजन आ सकती है। तो पैर में सूजन आना, कई बार पैर में लालपन आ जाता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है, सेलुलाइटिस डेवलप हो जाता है, तो ये सब डीवीटी के एक मोस्ट कॉमन कारण है जिसकी वजह से डीवीटी अपन बोलते हैं डेवलप हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है इसका ट्रीटमेंट पार्ट। दोस्तों, हमारे पास 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है बेसिकली। पहला जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑप्शन जो सालों पहले किया जाता था कि हम खून पतला करने की दवाई देंगे, और खून पतला करने की दवाई में हम शुरू में लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देंगे जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में होगा और वो 7-8 दिन देते हैं। और कुछ पेशेंट्स की हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, ताकि हम अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, क्लॉट ऊपर जा रहा है, तो हमें पता रहे कि ऐसा कुछ है तो हम मैनेज कर सके। दूसरा जो आता है वो अगर पेशेंट टाइम से आ जाता है तो हमारे कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं इंटरवेंशन जो मिनिमली इन्वेजिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडियली बहुत सारे क्राइटेरिया है कि हमें आईवीसी फिल्टर कब डालना है कब नहीं डालना है। मेरे पास अगर कोई यंग पेशेंट आता है और अगर उसको आइलियक वेन यानी कि पेट की वेन्स तक भी क्लॉट गया हुआ है,
तो मैं प्रेफरेबली उसको एक आईवीसी फिल्टर डाल देता हूं, क्योंकि मेरे सामने ऐसा हो चुका है जिसका वीडियो मैं आने वाले टाइम में पूरी उसकी एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा उस पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ था। तो ऐसे पेशेंट्स में हम प्रिवेंटिव वे में हम आईवीसी फिल्टर डाल देते हैं, जो कि हम जनरली 40 से 45 दिन में निकाल देते हैं। दूसरा, क्लॉट को गलाना। एक तो हम दवाई दे रहे हैं और क्लॉट को गला रहे हैं, वो पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी और दवाई, और वो क्लॉट को हो सकता है किस तरह से गलाए, टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं कि पैर की एक नस में एंटर होते हैं क्लॉट के थ्रू, और क्लॉट में जाके एक कैथेटर होता है, पतली सी ट्यूब, पेन के टिप के बराबर एक ट्यूब होती है। उस ट्यूब में होल 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 होते हैं। उस होल में से हमने उस ट्यूब को क्लॉट पूरी वेन में डाल दिया, और हमने बाहर से एक खून पतला करने की दवाई चालू कर दी। अब ये क्या होगा, ये दवाई पर आवर बेसिस, मतलब रेगुलर दवाई का रिसाव उस क्लॉट में होता रहता है। तो क्या होता है कि ये दवाई बॉडी के बाकी पार्ट में नहीं जा रही, खाली क्लॉट में जा रही है और क्लॉट को गला रही है। तो ये दवाई हम जनरली 24 आवर, 36 आवर, 48 आवर्स तक हम देते हैं, और हम 12 घंटे या 24 घंटे के डिफरेंस पे वीनोग्राफी करके देखते हैं। अगर क्लॉट गल रहा है तो कैथेटर को मैनिपुलेट करना है, वो करते हैं। इसको बोलते हैं कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस, CDT। दूसरी विधि जो कि आजकल एडवांस विधि है, जिसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, कि हमारे पास ऐसी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंडेंट पंप्स आ गए हैं, एस्पिरेशन पंप, जिसमें कि हम करीबन 24 फ्रेंच तक का कैथेटर, 8 फ्रेंच से चालू होता है, 12 फ्रेंच 24 फ्रेंच तक के कैथेटर है, जिसको हम अंदर लेके जाते हैं, बाहर वैक्यूम सक्शन पंप अटैच कर देते हैं, और वो क्लॉट को पूरा ही साफ कर देता है, पूरी वेन को ऑलमोस्ट क्लीन कर देता है। इट इज ए रिलेटिवली कॉस्टलियर स्टफ, बिलीव मी। अगर आप 8 फ्रेंच का लेते हो तो उसकी कॉस्ट अलग है, 24 फ्रेंच का लेते हो जो कि इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी कॉस्ट अलग है। इट इज रिलेटिवली कॉस्टली स्टफ, लेकिन माइंड ब्लोइंग। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट है। मतलब उसमें क्लॉट को बिल्कुल साफ कर दो आप, और उसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी या एस्पिरेशन थ्रोम्बेक्टोमी, है ना। और उसके बाद लॉन्ग टर्म पे क्या करना है, लॉन्ग टर्म पे हम बोलते हैं पेशेंट को आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, स्टॉकिंग्स पहनो, ताकि सेकेंडरी वेरिकोज वेन को ब्लड ऊपर लेके जाने में मदद मिले। दूसरे नंबर पे आप क्या करो, पैर को एलिवेट करके सो, लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करो, और उसके बाद अपन कुछ योगा एक्सरसाइज जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप करिए। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, और मैं डीवीटी पे एक गारंटी से कुछ टाइम में एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जो कि आपको पूरी एक चैन है, पूरी एक हिस्ट्री है कि पेशेंट कब आया, कब से कब हुआ, वो पूरा, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और प्रीवियस किसी भी हमारे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के 23 और 25 ईयर एज के पेशेंट्स में हम किस तरह एम्बोलाइज करके उनको बिल्कुल ठीक किया, उनको देखने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।